जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे और पूरा विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बहुत सारा एडिशनल फैक्ट भी लिया गया, बस चीज़ों को अच्छे से देखिएगा, समझते चलिएगा और लिखते भी चलिएगा। आप चाहे कोई भी एग्जाम झारखंड में देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे आप जेपीएससी दे, जेएसएससी का एग्जाम दे, झारखंड पुलिस, उत्पाद पुलिस, फील्ड वर्कर, कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो विकास सिंघल ऑफिशियल के नाम से टेलीग्राम चैनल है, जाकर जुड़ जाइएगा, क्योंकि सवेरे जो क्लास आता है उसी का शाम का टेस्ट होता है। ठीक है, तो पूरी तरीक़ा से वहाँ टेस्ट दे सकते हैं। बहुत सारा एडिशनल जो है कुछ इंफॉर्मेशन दिया जाता है और कुछ पीडीएफ भी वहाँ दिया जाता है, तो जुड़ जाइएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को हम पूरा विस्तार से समझते चलते हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। 6 फरवरी से 12 फरवरी तक झारखंड का कौन सा भवन को आम आदमी के लिए खोला गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 6 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक झारखंड का कौन सा भवन को आम आदमी के लिए खोला गया है? तो याद रखेंगे राजभवन। ठीक है, राजभवन ए नंबर ऑप्शन होगा जिसको आम आदमी के लिए खोला गया है। मतलब कि आप जो है 6 दिनों तक इसका आनंद ले सकते हैं, घूम सकते हैं, बड़ी सारा गेंदा गुलाब है उसका मज़ा ले सकते हैं। ठीक है, तो ये फरवरी में ही खोला गया है। आपका फरवरी का दिन भी है 14 फरवरी, तो आप सब जानते हैं। ठीक है, और 14 फरवरी से भी बहुत पहले भी प्रोसेस चालू हो जाता है, बाद तक भी प्रोसेस होता है, तो ये सब के लिए चांदी चांदी है। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ है इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। राजभवन को खोला गया है। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट बात देख लेते हैं। ये राजभवन है कहाँ? सबको पता है, रांची में है। अब इसके बारे में हम कुछ विस्तार से बता देते हैं, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिए 6 फरवरी से लेकर के 12 फरवरी तक जो है राजभवन को आम आदमी के लिए खोल दिया गया है, याद रखिएगा। ठीक है, कोई भी व्यक्ति जो है 30 मिनट तक इसका आनंद ले सकता है और घूम सकता है पूरा राजभवन में। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं राजभवन का निर्माण कब हुआ था, किसने किया था, ये पूरा डिटेल से देख लेते हैं। देखिए झारखंड के राज्यपाल का निवास स्थल जो होता है वो रांची में स्थित है, राजभवन। ठीक है, याद रखना है। इसका निर्माण जो है ये मार्च 1931 ईस्वी में हुआ था। मार्च 1931 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, याद रखेंगे। इस भवन का डिज़ाइन किसने किया था? तो सदालो ब्लेयर्ड ने किया था। भवन का डिज़ाइन किसने किया था? सदालो ब्लेयर्ड ने किया था। मतलब आर्किटेक्ट कौन थे? तो ये सदालो ब्लेयर्ड थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, याद रखेंगे। ठीक है, अब राजभवन से बात आया तो यहाँ पे कुछ राज्यपाल को देख लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से पक्का क्वेश्चन बनता है। देखिए प्रथम राज्यपाल अगर पूछा जाए कौन थे तो ये प्रभात कुमार थे। प्रथम राज्यपाल झारखंड के प्रभात कुमार थे। ठीक है, अगर कभी पूछा जाएगा कि प्रथम कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे? कार्यवाहक राज्यपाल मतलब पद खाली रहता है तो किसी को तत्काल बना दिया जाता है, तो वो राज्यपाल कौन थे? तो विनोद चंद पांडे। ठीक है, विनोद चंद पांडे थे, याद रखना है। इसके बाद अगर पूछा जाए प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे राज्य के? झारखंड राज्य के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, तो याद रखना है सैयद सिप्ते रज्जी। सैयद सिप्ते रज्जी थे। इन्हीं के समय में 2009 में सबसे पहले क्या लगा था? राष्ट्रपति शासन लगा था। आगे हम इसको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है हम पूरा बताएंगे और यहीं से क्वेश्चन छपता है। देखिए राज्य की प्रथम जो है यहाँ पर देखा जाए महिला राज्यपाल कौन थी? तो द्रौपदी मुर्मू थी, याद रखना है। मतलब झारखंड राज्य की पहली महिला जो राज्यपाल बनी है वो द्रौपदी मुर्मू बनी है। सर्वाधिक लंबे समय तक कार्यकाल रहा है, 6 वर्ष से भी अधिक ये रही है झारखंड की राज्यपाल के रूप में, तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। मयूरभंज उड़ीसा से आती है। कहाँ से? उड़ीसा से संबंधित हैं ये, और मयूरभंज से आती हैं। देश की पहली आदिवासी महिला पुरुष में कौन बनी है? तो यही द्रौपदी मुर्मू बनी है राष्ट्रपति, याद रखना है। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद दूसरी महिला है। ठीक है, अगर महिला में पूछा जाए राष्ट्रपति में तो दूसरी महिला बनी है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद। लेकिन आदिवासी में पूछा जाए तो महिला पुरुष में पहली आदिवासी बनी है राष्ट्रपति कौन? द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है, याद रखना है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे वर्तमान में इसको अलग कलर से इसलिए कर दिए कि वर्तमान में जो 12वें राज्यपाल हैं वो कौन है झारखंड के? तो संतोष गंगवार हैं। संतोष गंगवार के पहले सीपी राधाकृष्णन थे, वो 11वें थे, लेकिन अभी हैं संतोष गंगवार, याद रखना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अब देखेंगे तो यहाँ पर ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है झारखंड के कोई भी प्रतियोगी परीक्षा में देखेंगे तो ये पक्का छप जाता है कि प्रथम बार राष्ट्रपति शासन जो झारखंड में लगा था वो कब लगा था? तो याद रखना है, यहाँ पर रेड से अलर्ट कर देते हैं। ठीक है, 19 जनवरी
2009, ठीक है, 19 जनवरी 2009 से लेकर के 30 दिसंबर 2009 तक ये 344 दिन के लिए सर्वाधिक समय तक के लिए राष्ट्रपति शासन लगा था। और इस समय जो राज्यपाल थे सैयद सित्ते रजी थे। हम पहले भी बताएं कि 2009 में जो राष्ट्रपति शासन लगा था उसमें जो है यहाँ पर सैयद सित्ते रजी उस समय राज्यपाल थे। याद रखना है क्योंकि शासन सत्ता जो है वो एक प्रकार से राज्यपाल के अंदर में चला जाता है, राज्यपाल ही देखते हैं, ठीक है। उस समय जब राजनीतिक तंत्र विफल हो जाता है राज्य में तो राष्ट्रपति शासन की जो है अनुशंसा राज्यपाल द्वारा किया जाता है, उसके बाद मंजूरी मिलने के बाद वो लग जाता है, ठीक है। तो ऐसा स्थिति तब होता है जब कोई भी सरकार बनाने के पक्ष में नहीं है, मतलब बहुमत सिद्ध नहीं कर पा रहा है या बहुमत लेकर नहीं आया है, तब राष्ट्रपति शासन जैसी स्थिति बनता है। हमारे राज्य में 3 बार ऐसा स्थिति बना है। राज्यपाल जो है यहाँ पर राष्ट्रपति शासन जो है वो 3 बार लगा है, जिसमें राज्यपाल का शासन सत्ता उस समय रहा है, जिसमें प्रथम बार जो लगा था सर्वाधिक समय तक के लिए लगा था। तो ये सब थोड़ा सा याद रखने का चीज़ है, पक्का यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको एकदम छाप लीजिएगा जितना भी बात एडिशनल बताए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिरसीता नाले को आदिवासियों का तीर्थ स्थल बनाया जाएगा, इसकी मान्यता निम्नलिखित में से किसके सम्मान देने की बात कही गई है। मतलब कि सिरसीता नाला जो है उसको आदिवासियों का सबसे अच्छा तीर्थ स्थल बनाया जाएगा, इसका मान्यता जो है वो किसके सम्मान दिया जाएगा। तो याद रखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी होगा, जो अभी बहुत ज़्यादा चर्चे में है, कुंभ मेला। तो कुंभ मेला के समान इसको मान्यता दिया जाएगा, ठीक है। सिरसीता नाला जो है इसको मान्यता दिया जाएगा किसके समान, कुंभ मेला के समान दिया जाएगा। ये कहाँ पर है, तो गुमला में, गुमला में ये स्थल है, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन पक्का बनेगा, ठीक है। गुमला में देखा जाए तो सर्वाधिक जनजाति आपको देखने को मिलेगा खड़िया, खड़िया जनजाति सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा, याद रखेंगे। और खड़िया का झारखंड में सबसे ज़्यादा ईसाईकरण हुआ है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पे आगे कुछ और देख लेते हैं। सिरसीता नाले को आदिवासियों का तीर्थ स्थल बनाया जाएगा, याद रखना है। इसे जो है देखा जाए तो कुंभ के समान मान्यता दिलाने की बात यहाँ पर की गई है, चल रही है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। सामाजिक कल्याण मंत्री कौन है, चमरा लिंडा ने देखा जाए तो इस प्रस्ताव को तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम किया है, ठीक है। और ये स्थल कहाँ पर है, तो गुमला जिला में है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा, एकदम याद रखेंगे। सिरसीता नाला जो है चर्चे में आया है कहाँ पर, गुमला में, आप इतना ही याद रखिएगा, ठीक है। अब यहाँ गुमला से बात आया तो कुछ और बात यहाँ से गुमला से देख लेते हैं। देखिए शादी ब्याह का समय है तो पटाखा उटाखा कभी छूटते रहता है, तो कभी बच जाता है तो हमको कभी रोकना पड़ता है, तो कभी कुछ और करना पड़ता है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि शादी का माहौल है उसको तो रोक नहीं सकते हैं ना, अपना नहीं हो रहा है तो किसी दूसरा को काहे रोकें, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट है, 2024 ईस्वी में गुमला जिला का जो उपायुक्त हैं कर्ण सत्यार्थी, ये गुमला के उपायुक्त हैं, 2024 में इनको प्रधानमंत्री पुरस्कार के लिए चुना गया है, ये याद रखना है। देखिए एक और करंट अफेयर है यहाँ से, गुमला और हजारीबाग जिला में चालू होगा चाय की खेती, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चाय की खेती कहाँ कहाँ, गुमला और हजारीबाग में शुरू होगा, ठीक है। गुमला का कुछ और करंट अफेयर है। देखिए गुमला जिला का रायरंगपुर जो है उसका मंदिर नहीं, मांदर, मांदर जो है इसको भौगोलिक संकेतक देने की बात कही जा रही है, मतलब जीआई टैग, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग देने का बात किया जा रहा है, जिससे कि रायरंगपुर का जो मांदर है, ठीक है, इसको अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान बनेगा, जिसके इसका डिमांड बढ़ेगा तो यहाँ के लोगों का व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा, ठीक है। तो याद रखेंगे। अब कुछ इंपॉर्टेंट गुमला से जो बार बार पूछा जाता है, कुछ मतलब पर्यटन स्थल, धार्मिक स्थल, तो उसको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य, पालकोट वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर है, गुमला में है। अंजन धाम, ठीक है, अंजन धाम आपको मिलेगा। टांगी नाथ, देखिए परशुराम का फालसा जो यहीं पर गड़ा हुआ है, बोला जाता है स्थानीय भाषा में उसको टांगी बोलते हैं, तो टांगी नाथ स्थल उसको बोलते हैं। कोराम्बे पहाड़ी, जिसको झारखंड का हल्दी घाटी बोलते हैं, वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगा। प्रेमा घाट जलप्रपात, प्रेमों की बारिश होता है जहाँ पर गुलाम लोग रहता है, ठीक है, तो ये प्रेमा घाट जलप्रपात। सदनी घाट जलप्रपात, देखिए सजनी प्रेमा ये सब कहाँ बात होगा, जहाँ पर गुलामी का बात होता है। जैसे हम लोग आज़ाद हैं, फरवरी महीना में हम लोग आज़ाद हैं,
लेकिन जो है जो एक दूसरे के साथ अपने लटका हुआ है तो वो सब आज़ाद नहीं है, सब गुलाम है एक दूसरे का, ठीक है। वो सब देखिए 12 बजे रात को अगर व्हाट्सएप पर ऑन ऑफ हो गया ना कि तब पता चलेगा कि सवेरे जो है उसको मतलब जवाब कार्रवाई करना पड़ता है। बोलेगा अगला कि कहाँ तुम बतिया रहा था, किससे ऑनलाइन हुआ, ये वो ढालना फलना ढकना बड़ी सारा। हम लोग के साथ ऐसा नहीं है, 24 घंटा ऑनलाइन रहो 24 घंटा ऑफलाइन रहो, को पूछने वाला नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ होता है। नागफनी जलप्रपात, नागफनी जलप्रपात, प्रेमा घाट जलप्रपात, सदनी घाट जलप्रपात, ये सब टांगीनाथ, कोराम्बे, ठीक है, ये सब फेमस है जहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। तो ये सब याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1983 ईस्वी में गुमला बना था और यहीं से संबंधित है कौन सा, तो जतरा उरांव, ठीक है। जतरा उरांव देखिए टाना भगत आंदोलन का शुरुआत किए थे जतरा उरांव, ठीक है। तो जतरा भगत उन्हीं को बोलते हैं, जतरा उरांव को, क्योंकि उरांव समाज से आते हैं। और टाना भगत आंदोलन शुरुआत यहीं से हुआ था, चिनगारी नावाटोली से हुआ था। तो ये सब याद रखिएगा। 1914 ईस्वी में राष्ट्रीय स्तर का एकमात्र आंदोलन था टाना भगत आंदोलन, ठीक है। कहीं बिरसा मुंडा आंदोलन न मार दीजिएगा। टाना भगत आंदोलन जो है झारखंड का एक ऐसा आंदोलन था जो राष्ट्रीय स्तर का था, ठीक है। चलिए देखिए, आप इस चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम जीडी, एसएससी, रेलवे, ये सब के लिए नेशनल इंटरनेशनल सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर चालू किए हैं। आप इजी फॉर स्टडी सर्च करके आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, देख सकते हैं कि कैसा उसमें क्लास चल रहा है। हालांकि अभी क्लास कम दे पा रहे हैं क्योंकि ये जो है अब एक प्रकार से शुरुआत हुआ है इसका, तो ये उतना अच्छा नहीं चल रहा है, तो हम थोड़ा कम क्लास दे रहे हैं। लेकिन अब इस पर हम कंटिन्यू जो है क्लास बढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा ग्लोबल गांव का देवता उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है, ठीक है। तो ये जो है ग्लोबल गांव का देवता बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो याद रखेंगे ये जो लिखा गया है नरेंद्र के द्वारा, ठीक है। डी नंबर ऑप्शन होगा, नरेंद्र के द्वारा ग्लोबल गांव का देवता जो है उपन्यास लिखा गया है। ये क्वेश्चन जो है ना बहुत बार पूछा गया है, ग्लोबल गांव के देवता के लेखक कौन है, तो ये नरेंद्र हैं। अब बात आता है कि ये चर्चे में क्यों है, ठीक है। ग्लोबल गांव का देवता जो है उपन्यास क्यों चर्चे में आया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर कि पश्चिम बंगाल का जो सिलेबस है इसमें 11वीं कक्षा में इसको शामिल किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखे हैं, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। देखिए नरेंद्र के द्वारा लिखा गया उपन्यास ग्लोबल गांव का देवता को पश्चिम बंगाल की सरकार ने यहाँ पर देखा जाए 11वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल किया है, इसीलिए चर्चे में आया है, ठीक है। 11वीं कक्षा में जो है अब इसको पढ़ाया जाएगा बच्चों को, नरेंद्र के द्वारा लिखा गया ग्लोबल गांव के देवता। बार बार इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये बहुत VVI है, ये पहले भी बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब यहाँ पर नरेंद्र के द्वारा कुछ और लिखा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो एकदम ये देख लीजिएगा। देखिए नरेंद्र द्वारा लिखा गया अन्य पुस्तक में सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है गायब होता हुआ देश। गायब होता हुआ देश किसके द्वारा लिखा गया है, तो नरेंद्र के द्वारा। गायब होता हुआ देश नरेंद्र के द्वारा, ठीक है। इसके बाद है 56 छुरी, ठीक है। 56 छुरी 72 पेज, ऐसे नहीं लिखा हुआ है, 56 एकदम हिंदी में लिखा हुआ है, 6 द प अन्न, 56 छुरी 72 पेज, 72 भी हिंदी में लिखा हुआ है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा मॉडर्न लिखे हैं, ठीक है। 56 छुरी 72 पेज जो है ये भी इन्हीं का है, ठीक है। इसके बाद आगे है रुलाई का कोरस, रुलाई का कोरस भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, रुलाई का कोरस, ठीक है। उसके बाद है गुंगी, गुंगी भी इन्हीं का है, ठीक है। रात बाकी है अन्य कहानियाँ इन्हीं का है, ठीक है। ये सब किनका था, तो ये जो है आपका नरेंद्र के द्वारा लिखा गया है, नरेंद्र के द्वारा लिखा गया है, तो ये थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ अन्य देख लेते हैं, जैसे मतलब विद्याभूषण, ठीक है। विद्याभूषण का है चेहरे के नीचे चेहरा। देखिए कोई आदमी का जो है ना जब व्यक्तित्व से पता चलता है कि उसका चेहरे के नीचे कैसा चेहरा है, तब जब आप उससे बात करेंगे, जब खराब बात करेगा, चेहरे के नीचे क्या भरा हुआ है, तो भूसा भरा हुआ है, बात से आपको पता चलेगा। तो वही है यहाँ पर चेहरे के नीचे चेहरा मतलब भूसा भरा हुआ है, विद्याभूषण, ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। रामचंद्र वर्मा इनका है ऊसर का दूब। ऊसर का दूब जो है रामचंद्र की पत्नी जो है सीता जो है वो दूब घास जो है ना उसको हमेशा पकड़े रहती थी, तो वही है ऊसर का दूब, याद रखेंगे, ठीक है। राधा कृष्ण का इंपॉर्टेंट याद कर लेंगे। राधा कृष्ण का कौन सा है, क्योंकि राधा कृष्ण जो है हिंदी में सबसे बड़ा साहित्य सम्मान दिया जाता है, राधा कृष्ण सम्मान, ठीक है, क्योंकि ये बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं झारखंड के।
तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर सिन्हा साहब है, सिन्हा साहब। इसके बाद रामलीला, रामलीला, ठीक है। सजला, सजला, गलपिका, गलपिका, ठीक है। याद रखेंगे सिन्हा साहब, रामलीला, सजला, गलपिका। ये आप देखेंगे ना, पिछला साहित्यकार बहुत पहले बताए हैं, उसमें बहुत बढ़िया ट्रिक बताए हैं, ठीक है। एक बार जाके देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया ट्रिक बताए हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर गेंदा गुलाब, उसके बाद रूपांतर, ठीक है, रूपांतर। इसके बाद सनसनाते सपने, सनसनाते सपने। और एक यहाँ पर याद रखिएगा अलग व्यक्ति हैं, रामचित सिंह बल्लभ। रामचित सिंह बल्लभ का है राजपुतानी शान, ठीक है। रामचित सिंह बल्लभ, राजपुतानी शान 1906 में। तो ये एकदम अच्छे से बांध लीजिएगा गांठ, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। सब जो कंटेंट है कहीं ना कहीं पूछा गया है और इसी तरह का क्वेश्चन आगे भी पूछा जाएगा, इसीलिए आप इसको अच्छे तरीक़ा से कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए हम सोच रहे हैं 2024 का पूरा करंट अफेयर, ठीक है। पूरा करंट अफेयर हम 2-3 वीडियो में करा देंगे, ठीक है। ये तो आपका डेली चलते रहेगा, लेकिन हम सोच रहे हैं 2024 का पूरा एक ही 2 वीडियो में, एकदम बड़ा सा वीडियो में सब करा दें, ठीक है। ये हम प्लान कर रहे हैं। देखिए हम उसका कंटेंट पूरा तैयार करके हम बहुत जल्दी उसको ले आएंगे, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, पढ़ते रहना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जलवायु परिवर्तन जोखिम से लड़ने के मामले में पूरे देश में कौन सा राज्य सबसे खराब स्थिति में है। मतलब अगर जलवायु परिवर्तन होता है और उसमें अगर राज्य को लड़ना हो तो पूरे देश में सबसे कम संसाधन किसके पास है, तो याद रखेंगे ये झारखंड के पास है। बी नंबर ऑप्शन होगा। मतलब झारखंड सबसे खराब स्थिति में आएगा जब जलवायु परिवर्तन से किसी तरह का जोखिम होता है, तो उस समय हमारे पास पर्याप्त लड़ने के लिए संसाधन नहीं है, ठीक है। तो ये अच्छा स्थिति नहीं है, बहुत खराब स्थिति है। मतलब हमको इस तरह का स्थिति बनाना पड़ेगा जिससे कि किसी तरह का कोई दिक्कत हो तो हम डट के मुकाबला कर सके। लेकिन क्या है कि ऊपर वाला भी उसी हिसाब से बनाया है। जब झारखंड के पास संसाधन नहीं है जलवायु परिवर्तन के साथ लड़ने के लिए, तब झारखंड को बड़ी मजबूत बना दिया है। अब मजबूत बना दिया, ना भूकंप आएगा, न ज्वालामुखी जल्दी आएगा, न सुनामी यहाँ पर पहुँचेगा, न मतलब तेज़ हवाओं का प्रभाव होगा। झारखंड में ऐसा कुछ प्रभाव होता नहीं। छोटा नागपुर का जो श्रृंखला जो बना हुआ है वो बहुत हार्ड श्रृंखला है, ठीक है। हार्ड वो स्ट्रक्चर्स बना हुआ है जिसके कारण यहाँ किसी तरह का स्थिति नहीं होता। तो ऊपर वाला भी देखता है कि जहाँ मतलब संसाधन नहीं है उसको मजबूत बना दो, ठीक है। तो यही चीज़ होता है। जैसे बीमारी ज़्यादातर किसको होता है, अमीर आदमी लोग को होता है जिसके पास बड़ी पैसा है। गरीब लोग जो भिखारी लोग होता है वो नीचे ज़मीनों में बैठ के खा लेता है और नीचों गिरलोह खा लेता है, तब वो कुछ ना होता है, ठीक है। तो यही चीज़ होता है, जिसके पास मतलब संसाधन नहीं तो उसको मजबूत बना दिया। तो यहाँ पर जो है झारखंड को वैसे ऊपर वाला मजबूत बना के रखा है। आर्कियन क्रम के चट्टान से 90% झारखंड बना हुआ है, तो कुछ हो नहीं होगा। पूरा छोटा नागपुर भूकंप में हिलेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। यहाँ पर हालांकि जो है संसाधन उपलब्ध होना चाहिए कि किसी भी तरह का स्थिति परिस्थिति खराब हुआ तो हम लड़ सके और डट कर मुकाबला कर सके, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। यहाँ पर देखिए जलवायु परिवर्तन जोखिम से लड़ने के मामले में पूरे देश में सबसे खराब स्थिति झारखंड का है, 1 नंबर। और दूसरा नंबर में मिजोरम, ठीक है। मिजोरम जो है वो मणिपुर से लगने वाला मतलब आपका राज्य है, याद रखना। तो दूसरा खराब स्थिति इसका है। और तीसरा जो है, तीसरा अगर बोले तो उड़ीसा है। तीसरा सबसे खराब उड़ीसा है, ये याद रखेंगे। तो पहला नंबर सबसे अगर खराब स्थिति देखेंगे तो आप याद रखेंगे झारखंड, और दूसरा मिजोरम याद रखेंगे, ठीक है। देखिए झारखंड के पास जो है जोखिम से लड़ने के लिए पर्याप्त संसाधन बहुत कम है, ठीक है। याद रखना है झारखंड में 10 जो जिले हैं वो जलवायु परिवर्तन जोखिम के मामले में रेड जोन में शामिल है। रेड जोन में मतलब खतरनाक जोन में शामिल है। रेड जोन में शामिल जो 10 जिले हैं उसमें अति संवेदनशील जो हैं वो कौन कौन है, तो 10 जिला जो है अति संवेदनशील है जिसको हम रेड सूची में डाले हैं, वो कौन कौन है। तो एक साहेबगंज है, ठीक है। साहेबगंज के बाद एक पाकुड़, साहेबगंज, पाकुड़, चतरा, गढ़वा, पलामू, फिर गिरिडीह, हजारीबाग, बोकारो, खूंटी, गोड्डा। ये 10 जिला जो है मतलब रेड जोन में शामिल है, जो अति संवेदनशील जिला है। इसी को आपको याद रखना है।
और कुछ याद करने की ज़रूरत बाहर से नहीं है। देखिए यहाँ पर यह जो है अध्ययन किसने किया था, तो भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा ये किया गया था, तो इसको थोड़ा याद रखेंगे, ठीक है। और झारखंड का पहला रामसर साइट को पूरा विस्तार से देखेंगे। इसके साथ में देश का 3 और रामसर साइट बने हैं। कुल मिला के 2 फरवरी 2025 को 4 रामसर साइट देश में बने हैं, उसमें से एक रामसर साइट झारखंड का भी है। तो इसके बारे में पूरा विस्तार से देखेंगे। आप लोग अच्छे से देखिएगा क्योंकि यहाँ से पक्का क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये राज्य का पहला जो है रामसर साइट बना है, इसीलिए यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। और रामसर साइट क्या होता है, फिर उसके बाद यहाँ पर जो झारखंड में रामसर साइट घोषित हुआ है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ उधवा झील के बारे में पूरा बताए हैं, ठीक है। और पूरा विस्तार से हम देखेंगे, अच्छे तरीका से देख लीजिएगा। आगामी कोई भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं रामसर साइट का। तो झारखंड का पहला रामसर साइट यही है, कौन सा, तो साहेबगंज का उधवा झील, ठीक है। साहेबगंज का कौन सा है, तो उधवा झील है। देखिए यही जो आपको दिख रहा है फोटो में, यही साहेबगंज का उधवा झील है जो रामसर साइट घोषित हुआ है और राज्य का पहला इकलौता रामसर साइट है। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। चलिए यहाँ पूरा विस्तार से देख लेते हैं। साहेबगंज के उधवा झील को रामसर साइट घोषित किया गया है। देखिए उधवा झील को विधिवत रामसर साइट वेटलैंड घोषित कर दिया गया है। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र दिवस मनाया जाता है। तो भारत सरकार का जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, इसकी ओर से पूरा देखा जाए तो यहाँ का जो डीएफओ है उनको प्रमाण पत्र जो है सौंप दिया गया है। इस प्रकार से देखा जाए तो ये पूरी तरीका से साहेबगंज का उधवा झील जो है वो रामसर साइट घोषित हो गया, ठीक है। 2 फरवरी 2025 को ये घोषित किया गया है। इसके साथ 3 जो है और घोषित किए गए हैं, उसको भी हम नीचे देखेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के इस बार जो है 2025 में 4 जो है वेटलैंड साइट रामसर साइट बने हैं, रामसर साइट घोषित हुए हैं, ठीक है। देखा जाए तो यह जानकारी जो है डीएफओ परवल गर्ग ने दिया है, याद रखेंगे, ठीक है। रामसर साइट के लिए जो है नामांकन किया गया था 60 शहरों को, ठीक है। उसमें टॉप 3 में उधवा झील जो है वो शामिल किया गया है, टॉप 3 में, ठीक है। 60 शहरों में टॉप 3 में उधवा झील जो है शामिल किया गया था। तो याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है झारखंड के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं जो पक्का यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये चर्चे का विषय है। देखा जाए तो यहाँ पर देश में विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त जो वेटलैंड साइट हैं वो कुल संख्या कितना है, तो 89 है। कुल संख्या अभी कितना है वर्तमान में, तो 89 है। इसके पहले देखा जाए तो इसकी संख्या कितना था, तो 85 था, ठीक है। इसके पहले 85 था, अभी जो है 4 बने तो 89 हो गया। तो ये याद रखेंगे। 2 फरवरी 2025 ईस्वी को भारत का 4 वेटलैंड साइट जो है जोड़ा गया है। इस तरह से अब संख्या 89 हो गया है, याद रखेंगे। 4 नए वेटलैंड साइट जो जोड़े गए हैं, आर्द्र भूमि जोड़े गए हैं, सूची में 4 नए स्थल को जोड़ा गया है। तो इसको याद कर लीजिएगा, झारखंड के साथ बने तो पूछा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले उधवा झील जो है वो झारखंड का, देखा जाए ये राज्य का पहला वेटलैंड साइट बना है, ठीक है। इसके पहले वेटलैंड साइट, आर्द्र भूमि साइट जो है झारखंड में एक भी नहीं था। उधवा झील पहला आर्द्र भूमि है, याद रखेंगे। आर्द्र भूमि वेटलैंड साइट क्या होता है नीचे डिटेल से बताएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं यहाँ पर खेरचो पलरी, ये वेटलैंड साइट जो है वो राज्य का पहला वेटलैंड साइट है सिक्किम का। जिस प्रकार से उधवा झील झारखंड का पहला वेटलैंड साइट है, उसी तरह से खेरचो पलरी जो है वेटलैंड साइट जो है वो राज्य का पहला वेटलैंड साइट है सिक्किम का। देखा जाए तो देश का ये एकमात्र जो है ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है, सिक्किम, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे सक्कर कोट्टाई, ठीक है। सक्कर कोट्टाई जो है ये पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है, तमिलनाडु में। तो ये भी वेटलैंड साइट घोषित हुआ है। इसके बाद यहाँ पर है तीर्थगल पक्षी अभ्यारण्य, ये भी तमिलनाडु में, ठीक है। तीर्थगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु और सक्कर कोट्टाई जो है पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु। इस तरह से ये 2 जो है इस बार 2025 में वेटलैंड साइट बने हैं तमिलनाडु के। पहले जो है 18 थे, अभी 2 बने हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर 20 हो गए। तो सर्वाधिक जो है अभी देखने को मिलेगा वेटलैंड साइट कहाँ पर, तमिलनाडु में, याद रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि अभी पूरा भारत में सर्वाधिक जो रामसर साइट है कहाँ पर है, तमिलनाडु में 20, ठीक है। और पूरा देश में है 89, ठीक है। और झारखंड का पहला जो है उधवा झील है, याद रखना है। देखेंगे तो यहाँ पर लिख भी दिए हैं, देश का सर्वाधिक जो रामसर साइट है
वो तमिलनाडु में है और कितना है 20 है, पहले 18 था, अभी 2 बढ़े हैं, याद रखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर बात आता है उधवा झील पश्चिम बिहार का, यहाँ से भी अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी आप कर लीजिएगा। देखिए इसका स्थापना जो है उधवा झील पश्चिम बिहार का कब हुआ था, 1991 ईस्वी में हुआ था। क्षेत्रफल में देखा जाए तो ये कितना है, तो 5.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा है। ठीक है, और जिला कहाँ पे है, तो साहिबगंज में है, ये याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर देखा जाए तो वन्य जीव कौन से हैं, तो ये याद रखना है, बनकर, ठीक है, जल कौआ, बटान, ठीक है, खंजन, ठीक है, खंजन, किंगफिशर आदि यहाँ पे जीव हैं, मतलब यहाँ पे पक्षी आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका विशेषता देखा जाए तो इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ पर इस अभयारण्य में प्रवासी पक्षी जो है यहाँ पे शरण लेते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। चलिए यहाँ देख लेते हैं रामसर साइट वेटलैंड साइट क्या होता है, इसके बारे में पूरा विस्तार से जान लेते हैं, यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, देखा जाए तो यहाँ पर यह एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 2 फरवरी 1971 ईस्वी को कैस्पियन सागर के दक्षिणी तट पर एक देश स्थित है, आपको पता है ईरान, तो ईरानी शहर रामसर में ये अपनाया गया था, याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कैस्पियन सागर के तट पर सब पैर झुला करके ये संधि किया था कि जो विश्व में देखा जाए तो आर्द्र भूमि होते हैं जहाँ पर नमी पाया जाता है, उस भूमि के संरक्षण पर विचार यहाँ पर किया गया था। ठीक है, तो याद रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत में देखा जाए तो यह अधिनियम 1 फरवरी 1982 ईस्वी को लागू हुआ था। इसके तहत क्या किया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व का जो आर्द्र भूमि है, जो नमी वाला क्षेत्र है, उसको रामसर स्थल घोषित किया गया था, तो याद रखेंगे। इसी दिन हम देखा जाए तो 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, आर्द्र भूमि दिवस, वेटलैंड डे मनाया जाता है। ठीक है, वर्तमान में देखा जाए तो 20 जो है रामसर साइट तमिलनाडु में स्थित है, आपको बताया था कि पहले 18 था, अभी जो है 2025 में 2 यहाँ और बना, तो अभी जो है 20 हो गया है। ठीक है, ये याद रखिएगा, सरस्वती पूजा का साउंड बजने लगे इसके पहले हमको ख़त्म करना है, इसीलिए थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा आपके लिए। देखिए प्रत्येक 2 फरवरी को हम विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाते हैं, याद कर लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 2 फरवरी को रामसर समझौता जो है उसको अपनाने की स्वीकृति दी गई थी, इसीलिए पूरा दुनिया भर में इसको विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में, वेटलैंड डे के रूप में हम मनाते हैं, इसको याद रखिएगा। ठीक है, देखा जाए यहाँ पर तो इंपॉर्टेंट रहेगा, 1971 ईस्वी में रामसर कन्वेंशन जो हुआ था उसमें 9 मापदंड तय की गई थी। ठीक है, 9 मापदंड में से कोई एक मापदंड पर खरा उतरना होता है, ठीक है, तब उसको रामसर कन्वेंशन में शामिल किया जाता है, तो याद रखेंगे जो उधवा झील है वो इसी में से मापदंड में शामिल किया गया है, तो याद रखेंगे। ठीक है, आर्द्र भूमि के अंतर्गत जो है किसको शामिल किया जाता है, तो दलदली भूमि, जिसमें मतलब हम पहले भी बता दिए थे कि नमी वाला भूमि को संरक्षण करने की बात यहाँ पर की गई है। पीटलैंड भूमि, ठीक है, ये याद रखेंगे। नम्न भूमि, इसको शामिल करने की बात कही गई है। उसके बाद यहाँ पर देखा जाए तो प्राकृतिक क्षेत्र, उसके बाद कृत्रिम क्षेत्र का भूमि, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए तो अस्थाई, अस्थाई, और ये जो है प्रवाहित होने वाली जो जल है वो पूरी तरीक़ा से भूमि पर जो प्रवाहित होती है वैसे जल को भी यहाँ पर शामिल करने की बात कही गई है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। ये सब जो है ऐसे ज़मीन को, ऐसे ज़मीन जहाँ पर नमी पाया जाता है वैसे ज़मीन को इसमें शामिल किया जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। देखिए इस चैनल से नहीं जुड़े होंगे तो जाकर जुड़ जाइएगा इजी फॉर स्टडी से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सामान्य जो है वो आपका जानकारी यहाँ पर साझा किया जा रहा है, मतलब कि जो समसामयिकी है टॉपिक वाइज हम यहाँ दे रहे हैं। इसके अलावा जो है सामान्य अध्ययन यहाँ पर पूरा पढ़ाने वाले हैं, एसएससी जीडी और ग्रुप डी का जो रेलवे भराया है उसका, इससे पूरा जो है सिविल का भी यहाँ पर सामान्य अध्ययन चलेगा, ठीक है। एक बार जाकर सर्च कीजिएगा इजी फॉर स्टडी, और ऐसा लोगो होगा उससे थोड़ा जाकर वहाँ पढ़ के देखिएगा, फीडबैक दीजिएगा कैसा क्लास है, ठीक है। थोड़ा सा हम फास्ट में इसलिए किए हैं क्योंकि अभी जो है पूरा तरीका से डीजे बज रहा था, हम आधा घंटा से 1 घंटा से बैठे हुए थे कि 2 मिनट भी सब बंद करेगा, हम तुरंत फास्ट इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो आप थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट कीजिएगा, अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक 1-2 बार अच्छे से देख लीजिएगा, यहाँ से 2-3 भी क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।